हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सीओपीडी। सीओपीडी ये टॉपिक है आपका सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी का। इससे पहले रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर हमने पढ़ा है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड इसके बाद आता है सीओपीडी। सीओपीडी होती है आपकी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी ये भी एक लंग्स में होने वाली डिजीज़ है जो एलर्जी के कारण हो सकती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण हो सकती है। तो इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर देखते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द लंग्स। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है लंग्स की। इसके अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है या एक एलर्जिक होता है जो लंग्स को जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी लंग्स की जो सेल होती है वहाँ पर जाकर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और सीओपीडी डिजीज़ कोज करता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, कैरेक्टराइज बाय क्रॉनिक पार्शियल एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। अब इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर क्या होता है, कम्प्लीटली या तो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे के अंदर, या ये पार्शली यानी कि थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन करती है एयरवे के अंदर। तो ये डिजीज़ कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है एयरवे के अंदर और पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं, इट एनी लेवल फ्रॉम ट्रैकिकार्डिया एंड द स्मॉलेस्ट एयरवे स्वेटिंग एंड फंक्शनल डिसेबिलिटी, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्रैकिकार्डिया और जो एयरवे है आपका वो स्मॉल हो जाएगा, जिसके कारण आपका फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाएगी। एयरवे के अंदर फंक्शनली जो काम करता है एयरवे वो काम नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिससे आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं सीओपीडी के अंदर, क्योंकि सीओपीडी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसलिए इसके अंदर एक से ज़्यादा डिसऑर्डर आते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, दीज आर 4 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, दिस इंक्लूड फ्लोविंग्स। इनके अंदर देखते हैं हम 4 डिसऑर्डर आते हैं सीओपीडी के अंदर जो अलग अलग रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर कोज करते हैं या रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर कोज करते हैं। फर्स्ट के अंदर आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल होती है उनके अंदर होने वाला इन्फ्लामेशन आपका ब्रोंकाइटिस कहलाता है, तो ब्रोंकाइटिस भी आपका सीओपीडी के अंदर आता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं आपका एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, लंग्स की जो सेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो लंग्स की सेल का डिस्ट्रॉय होना आपका आता है एम्फाइसीमा, और एम्फाइसीमा आता है आपका सीओपीडी के अंदर। सीओपीडी के अंदर नेक्स्ट और डिजीज आती है आपकी ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा क्या है कि एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी एलर्जी के कारण एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो अस्थमा भी आपका सीओपीडी के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का एलर्जन आता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और वहाँ पर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अस्थमा के अंदर। नेक्स्ट के अंदर आता है ब्रोंकियोस्टैटिस। आपकी ब्रोंकियोस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं आप ब्रोंकियोस्टैटिस। ये सब 4 की 4 डिजीज़ है, ये 4 डिजीज़ है, ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो आपका सीओपीडी के अंदर आते हैं। सीओपीडी के अंदर आने वाले डिसऑर्डर है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकियल अस्थमा और ब्रोंकियोस्टैटिस। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। मैंने आपको बताया था जो लंग्स की ब्रोंक्यूल्स होती है उनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन होया है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यानी धीरे धीरे 1 मंथ से लेकर कई मंथ तक, 3 मंथ 6 मंथ तक ये इन्फ्लामेशन चला है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इसको हम बोलेंगे। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड कफ एंड डिजनिया एसोसिएट विद इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई दैट लास्ट 3 मंथ इन ईच ऑफ द कंटिन्यूस 2 ईयर। हम इसके अंदर देखते हैं, ऐसा पेशेंट जब आपके पास आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, तो वो आके शिकायत करता है आपसे कि उसको लास्ट 3 मंथ से कफ की शिकायत है, उसको खांसी आती है और क्रॉनिक कफ आता है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, और ये इन्फेक्शन आपके 3 महीने से चल रहा है, लगातार कंटिन्यू 3 महीने से चल रहा है या इससे ऊपर चल रहा है, लास्ट 2 साल तक ये पहुंच सकता है। तो इसी ऐसा अगर आपको पेशेंट आगे बताता है तो ये कंडीशन आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ओर इशारा करती है, यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ओर इसका इंडिकेशंस है। तो इसके अंदर पेशेंट आएगा, आपसे बोलेगा मुझे डिजनिया है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कफिंग होती है, और वो कफिंग और डिजनिया है जो लास्ट 3 मंथ से चलता हुआ आ रहा है, और आपका ये 2 साल तक कंटिन्यू देखने को मिल सकता है एक पेशेंट के अंदर जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपके सीओपीडी को कोज कर सकते हैं। सीओपीडी को कोज करने वाले इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से, इसके अंदर आता है स्मोकिंग,
जो जैसे आप स्मोकिंग कोज करते हैं तो जो स्मोकिंग का जो धुआं होता है उसके अंदर जो एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं वो जाके आपके एंटीजन का काम करते हैं एयरवे के अंदर। आप एंटीजन का काम करेगा तो बॉडी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाती है, तो वहाँ जाके वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे और वहाँ पर एयरवे को जाकर ब्लॉक कर देंगे, और एयरवे को ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पर क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन वाली डिजीज़ पेशेंट को हो जाएगी। नेक्स्ट के अंदर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है, एयरवे के अंदर जो पॉल्यूशंस होता है वो पॉल्यूशन भी आपका COPD कोज कर सकता है। पॉल्यूशंस के कारण आपके और भी लंग्स की जैसे एलर्जिक डिजीज़ है अस्थमा, तो वो भी हो सकती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं वर्किंग इन प्लास्टिक फैक्ट्री। जो लोग प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर कार्य करते हैं उन पेशेंट के अंदर लंग्स की डिजीज़ होने के काफ़ी चांस होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक एक का एलर्जिक सब्सटेंस होता है और वो आपकी एयरवे के अंदर जाके एयरवे में जाके एलर्जिक रिएक्शन कर देता है, जिससे आपके लंग्स की सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और आपके COPD कोज कर सकता है। नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं वर्किंग इन कॉटन फैक्ट्री। अगर कोई पेशेंट है कॉटन फैक्ट्री में लगातार लंबे समय तक काम कर रहा है तो कॉटन फाइबर के कारण होने वाली डिजीज़ उस पेशेंट के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं ऑर्गेनिक एंड टेरेटोजेनिक डक्ट पार्टिकल्स। डक्ट पार्टिकल्स के कारण भी हमें एलर्जिक रिएक्शन के कारण डक्ट पार्टिकल के कारण भी हमें COPD नाम की डिजीज़ है जो पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है, पैथोजेनेसिस कैसा होता है। दीज आर द मार्क हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द म्यूकोइड ग्लैंड्स ऑफ द ब्रोंकाई विथ थिकनेस ऑफ द ब्रोंकियल वॉल with associated chronic inflammatory response of the bronchial valve leading to partial airway obstruction। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो वहाँ की सेल की साइज़ बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं आप हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब सेल की साइड का बढ़ना, वो आपका हाइपरट्रोफी कहलाता है। और हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना हाइपरप्लेशिया कहलाता है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो म्यूकोइड ग्लैंड, जब म्यूकस का सिक्रेशन होता है वो ग्लैंड की साइज़ है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया हो जाएगा पेशेंट की ब्रोंकियास के अंदर, जिससे ब्रोंकिया की थिकनेस होती है, ब्रोंकियल वाल की थिकनेस वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ब्रोंकियाई के अंदर हो जाएगी और जो लीड करेगी आपकी पार्शियली या फिर कंप्लीट एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगी। ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई है। उसके बाद इसकी पैथोलॉजी देखते हैं कैसे होता है। On examination of the lungs of the bronchial wall appear thick with the mucus plug, and microscopic there is a marked hypertrophy or hyperplasia of the mucus secreting gland, जो होती है आपकी पैराटॉइड ग्लैंड, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, म्यूकोइड ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। तो आप देखते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर आपकी जो लंग्स की जो ब्रोंकियल वॉल है वो थिक हो जाएगी और वहाँ पर म्यूकस जो ग्लैंड सिक्रेट कर रही है उसके अंदर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, उसकी साइज़ बड़ी हुई मिलेगी आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद। तो वहाँ पर इसी के कारण आपकी जो ग्लैंड है वो आपकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी और COPD कोज करेगी। आप पेशेंट को COPD हुआ है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो उसके आपके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्या क्या लक्षण उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट आपको इसके अंदर देखते हैं किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला सिम्टम्स आता है, साइन आता है, वो होता है कफ और डिजनिया, यानी कि पेशेंट को बहुत ही क्रोनिक कफ होएगा और खांसी होगी काफ़ी दिनों तक और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। डिजनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू ब्रीथ, या इसके अंदर पेशेंट सांस नहीं ले पाता है तो पेशेंट को सांस में दिक्कत आएगी और कफिंग होएगा। नेक्स्ट के अंदर पेशेंट में जैसे क्रोनिक कफ होता है तो पेशेंट को हेडेक की दिक्कत आती है, उसके सीट के अंदर दर्द देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको फीवर देखने को मिलेगा विद चिल्स। आपको कोई सा भी अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है तो फीवर उसके अंदर इंडिकेटिंग साइन होता है, तो फीवर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, साथ में उसको पेशेंट को सर्दी लगेगी। नेक्स्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको ट्रैकीकार्डिया। जैसे आप क्रोनिक कफ करते हो तो आपकी जो प्लमोनरी वेन होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो हार्ट में जाके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को बढ़ा देती है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर ट्रैकीकार्डिया देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं कफ विद अदर सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, आपको कफ देखने को मिलेगा। उसके बाद साइनोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि स्किन का कलर ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू कलर का होएगा तो उसके अंदर क्या होगा, स्किन
आपकी ब्लू ब्लू कलर की देखने को मिलेगी, यानी कि ये एक इंडिकेटिंग साइन है हाइपोक्सिया का, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जिसके अंदर साइनोसिस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट साइनोसिस के बाद आपको चेस्ट में पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो उसके कारण पेशेंट के चेस्ट में पेन आपको देखने को मिलेगा। और कार्डियक फेलियर पेशेंट का में भी COPD आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग जो काम करते हैं लंबे समय तक, उन पेशेंट के अंदर भी आपके COPD कॉज हो सकता है। तो ये आपका था COPD, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। इसके अंदर आपने पढ़ा है सब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस फैला। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा। तो इसके बाद कल हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा। थैंक यू वेरी मच।